अर्थक्वेक कि अर्थक्वेक के दौरान जो ग्राउंड के अंदर मोशंस डेवलप हुई, हरकत जो डेवलप हुई, उस हरकत को हम जिस इक्विपमेंट के जरिए कैलकुलेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, दैट इक्विपमेंट बेसिकली इज नोन एज अ सीस्मोग्राफ और एक्सीलरोग्राम। द प्रिंसिपल ऑपरेशन ऑफ द मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक इज डिस्क्राइब्ड एज, उसके अंदर जो है वो सेंसर्स होते हैं। सेंसर बेसिकली इज द मास, स्ट्रिंग, मैग्नेट एंड सपोर्ट। इस पिक्चर के अंदर आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। लेट्स सपोज दिस इज होल असेंबली इज जो है वो असेंबली ऑफ सीस्मोग्राफ। ये आपके पास जो नीचे वुडन पैड है, ये बेसिकली आपका ग्राउंड के साथ डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा होता है हॉरिजॉन्टली, और इस डायरेक्शन की वजह से आपका ये पूरे असेंबली जो है वो एक चार्ट और पेन के जरिए एक चार्ट पेपर के ऊपर जो है वो हम एक ट्रेस या एक मार्क या एक निशान बना रहे होते हैं, और उस निशान से बेसिकली हम जो है वो एक रीडिंग्स कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली जो सेंसर पार्ट है वो क्या होता है, दिस स्ट्रिंग, दिस मास एंड दिस मैग्नेट एंड दिस सपोर्ट बेसिकली आर नोन एज अ सेंसर पार्ट। देन वी हैव अ रिकॉर्डर। रिकॉर्डर बेसिकली इज द ड्रम, पेन एंड चार्ट पेपर। कि पेन, ड्रम एंड दिस चार्ट पेपर बेसिकली जिसके ऊपर लगा हुआ है, ये आपके जो है वो तीनों कंसीडर होते हैं एज अ आपके जो है रिकॉर्डर। उसके बाद हमारे पास एम्प्लीफिकेशन ऑफ ट्रेस, उसके लिए जो है वो हम ऑप्टिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल जो है वो मीन्स भी यूज करते हैं। एंड देन वी हैव अ डैम्पिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और फ्लूइड डैम्पर्स जो है वो इसके अंदर लगाए जाते हैं इस रीजन के अंदर। जो डैम्पिंग का कॉन्सेप्ट हम जब हम डैम्पिंग को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं। तो दिस वाज ओवरऑल द एक प्रिंसिपल था कि सीस्मोग्राफ जो है वो किस तरह से काम करता है। इसको हम मजीद जो है वो आगे देखेंगे कि इसकी जो है वो वीडियो भी देखेंगे। उसके बाद जो है वो ये हाउ बेसिकली इट वर्क्स वो भी हम डिस्कस करते हैं। They are also known as earthquake accelerograms recorded by the strong motion accelerograms. These accelerographs record ground motions in optical or digital form एज अ टाइम हिस्ट्री रिकॉर्ड की। जिस तरह से टाइम मूव कर रहा होता है इसी तरह से ये जो है हमें एक ट्रेंड डेवलप करके देता है। ट्रेसेस जो है वो ऑब्जर्व होती हैं। व्हेन माउंटेड इन अपर फ्लोर्स ऑफ द बिल्डिंग दे रिकॉर्ड द स्ट्रक्चरल रेस्पॉन्स टू द अर्थक्वेक एंड प्रोवाइड्स मीन्स फॉर असेसिंग द एक्यूरेसी ऑफ एनालिटिकल मॉडल्स इन प्रिडिक्टिंग द सीस्मिक रेस्पॉन्स। ये एक्सीलरोग्राम्स या सीस्मोग्राफ्स हमें डिफरेंट वैल्यूज या ट्रेसेस देते हैं जो कि हम डिफरेंट एनालिटिकल मॉडल्स के अंदर हम यूज करके एक बेटर एनालिटिकल प्रेडिक्शन मॉडल बना सकते हैं, जिससे हम जब भी सीस्मिक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बनाने लगते हैं उसको हम यूज कर सकते हैं एज एन इनपुट डेटा। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ रिकॉर्ड्स enables velocities and displacements to be estimated के एक्सीलरेशंस के हिसाब से पीक के ग्राउंड एक्सीलरेशन को हम यूज करते हुए पीक ग्राउंड वेलोसिटीज एंड पीक ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट्स भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ जो है वो एक चार्ट पेपर है जिसके ऊपर जो है वो एक एक्सीलरोग्राम्स या सीस्मोग्राफ जो है वो उसने हमें डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस या ट्रेसेस दी हैं। यहाँ पे आप इन वेव्स को देख सकते हैं कि ये डिफरेंट 1985 के अंदर मैक्सिको अर्थक्वेक की हैं, 1940 इंपीरियल वैली अर्थक्वेक जो कि हमें सीस्मोग्राफ की तरफ से जो हमें वेव ऑब्जर्वेशन मिली विद रिस्पेक्ट टू टाइम हिस्ट्री। 1991 अर्थक्वेक जो है वो ये भी अपीयर हुआ था। तो ये हमारे पास ओवरऑल जो है वो सीस्मोग्राफ्स या एक्सीलरोग्राम्स हैं जो जिस तरह से वैल्यूज को रिकॉर्ड करते हैं उससे हमें ट्रेसेस या मार्क्स मिलती हैं। इन मार्क्स से हम डिफरेंट जो है वो वेव्स को इस डायरेक्शन के अंदर कन्वर्ट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम हिस्ट्री, और उनको जो है वो फिर बाद में हम एनालाइज करते हैं फॉर द प्रेडिक्शन फॉर द एनालिटिकल प्रेडिक्शन मॉडल्स आल्सो। नाउ वी हैव अ वर्टिकल एक्सीलरेशंस कि वर्टिकल एक्सीलरेशंस बेसिकली आर आल्सो रिकॉर्डेड बाय द सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ जो है वो दो किस्म के होते हैं, हॉरिजॉन्टल सीस्मोग्राफ्स भी होते हैं और वर्टिकल सीस्मोग्राफ्स भी होते हैं। एक्सीलरोग्राफ्स भी इनको कहा जाता है। आर जनरली वर्टिकल एक्सीलरेशंस रिकॉर्डेड बाय एक्सीलरोग्राफ्स are generally lower than the corresponding horizontal components and frequently are richer in low period components. It is often assumed that the peak vertical accelerations basically are 2/3 of the peak horizontal accelerations. The horizontal accelerations जो है वो हमेशा ज़्यादा होती हैं या उनकी जो peak values हैं वो higher होती हैं। जो आपकी vertical accelerations हैं उनकी peak values जो है वो 2/3 of horizontal accelerations होती हैं। Furthermore, in general, the vertical components of earthquakes is not of great significance to structure design कि उनकी कोई इतनी ज़्यादा अहमियत या वैल्यू नहीं होती। How a seismograph work? Horizontal seismograph जो है वो किस तरह से काम करता है? Let's suppose we have a ground motion here.
ग्राउंड जैसे ही मूव करता है, और ये हमारे पास एक सिंपल असेंबली है जिसके अंदर ये जो है वो एक पेंडुलम जो है वो एक सपोर्ट के साथ है, और ग्राउंड जैसे ही रोटेट करता है, मूव करता है, ये आपकी डिफरेंट ऑब्जर्वेशन जी, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सीस्मोग्राफ। और ये एक पेन के जरिए डिफरेंट ट्रेसेस डेवलप कर रहा होता है, ये ट्रेसेस बेसिकली, और कंप्यूटराइज फॉर्म में जो एनालिटिकल मशीन्स हैं आजकल, जो एक मॉडिफाइड वर्जन्स हैं जो कि आजकल अवेलेबल हैं, वो कुछ इस तरह से काम कर रही होती हैं। कंप्यूटराइज एक नेटवर्क है जो कि कनेक्टेड है टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स आल्सो। और ये हमारे पास एक कंप्यूटर के ऊपर भी स्क्रीन आ रही है, और ये रोटेटिंग ड्रम है जिसके ऊपर जो है वो मार्किंग वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं इस केस के अंदर। देन वी हैव अ वर्टिकल सीस्मोग्राफ। ये आपके पास एक वर्टिकल सीस्मोग्राफ है, जैसे ही ग्राउंड से डिफरेंट मोशंस इसके ऊपर इफेक्ट करती हैं, ये आपको एक वर्टिकली जो है वो हमारे पास समटाइम जो है वो आर्टिफिशियल वेव्स भी जनरेट होती हैं ड्यू टू द ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल जब मूव कर रहे होते हैं। So now measurement of earthquake, we have one more important factor, that is basically the influence of soil. कि how soil is affecting the layers of peak ground accelerations, कि soil का जो type है वो किस तरह से affect करता है। It is generally accepted that the soft soils modify the characteristics of strong ground motions transmitted to the surface from the underlying bedrock। कि जैसे हम पढ़ा है पिछले अपने क्लासेस के अंदर कि बॉडी वेव्स जैसे ट्रांसमिट होती हैं टूवर्ड्स द आउटर सरफेसेस या सरफेस वेव्स के अंदर, जैसे ही सॉइल की डिफरेंट लेयर्स के साथ वो टकराती हैं तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का जो प्रोसेस डेवलप होता है। उस रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की वजह से जो वेव्स हैं बेसिकली वो आपकी मॉडिफाई हो जाती हैं, और इसी तरह से जो है वो बेसिकली आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्ट सॉइल्स हैं वो आपके ग्राउंड मोशंस को जो है वो ट्रांसमिट कर देती हैं, उनकी मॉडिफाई कर देती हैं उनको, जो कि आपकी बेड रॉक की तरफ से जो वेव्स आ रही होती हैं। The extent and characteristics of this modification are however still not fully understood, कि वो किस तरह से चेंज करते हैं वो आज तक जो है वो हमें आइडिया नहीं है, फुल्ली अंडरस्टैंड नहीं कर पाए हम। However, the amplification of long period components occurs and generally peak ground accelerations in the short period range are reduced as a result of the strength limitations of the soil। कि एम्पलीफाई हो जाती हैं लॉन्ग पीरियड जो कंपोनेंट्स होती हैं, लॉन्ग पीरियड जो वेव्स होती हैं वो एम्पलीफाई होकर जनरली जो है वो पीक ग्राउंड एक्सीलरेशंस में कन्वर्ट हो जाती हैं टू द शॉर्ट रेंज। एक होती है लॉन्गर पीरियड, एक होता है अर्थक्वेक पीक ग्राउंड एक्सीलरेशंस बट वर्किंग फॉर द लॉन्गर पीरियड, और एक होती हैं जो पीक ग्राउंड एक्सीलरेशन जिनके अंदर हायर होती हैं लेकिन जो है वो शॉर्ट पीरियड उनका ड्यूरेशन जो है वो स्मॉलर हो जाता है। इट आल्सो अपीयर्स दैट द एम्प्लीफिकेशन ऑफ ग्राउंड मोशन इज डिपेंडेंट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द ग्राउंड शेकिंग आल्सो। इस पिक्चर के अंदर हम देख सकते हैं कि जैसे ही हार्ड रॉक के अंदर बॉडी वेव्स या बॉडी एनर्जी रिलीज करती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स की वेव्स जनरेट होती हैं, और इसी रॉक के ऊपर बेसिकली आपके पास पहले ये तो पीक वेव था, उसके बाद ये जो है वो आपके पास एक स्मॉलर वेव्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही ये वेव्स आपकी सॉफ्ट सॉइल के साथ टकराती हैं, ये एक लॉन्गर रन के अंदर पीक इंटेंसिटीज को डेवलप कर देती है, क्योंकि ये मॉडिफाई वर्जन के अंदर आपकी वेव्स डेवलप हो गई। एग्जैक्टली इसी तरह से अगर यहाँ पे आपका दो फॉल्टिंग सरफेस के दरमियान एक स्लाइडिंग या एक आपका जो है वो स्लिपेज अकर हुआ और उसकी वजह से जो वेव्स अपीयर हुए वो वेव्स आपके यहाँ तक सिमिलर आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही सॉइल या सॉफ्ट सॉइल के साथ टकराएंगे इनकी जो वेव की जो एक पीक एक्सेलरेशंस हैं वो मजीद मॉडिफाई हो जाती हैं और वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं हमारे सरफेस के ऊपर, और सरफेस उसको मजीद डिस्ट्रीब्यूट कर देता है इनटू द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। नाउ नेवरथलेस soil amplification of response is extremely significant in many cases. A simple classic example is the response of the soft lake bed deposits in Mexico City. These deposits are elastic to high shearing strain, resulting in usually high amplification of bedrock response. कि bedrock की वजह से जो एक जो आपकी अपीयर हुई जो ग्राउंड पीक एक्सीलरेशन या वेव्स जो डेवलप हुई वो आपकी जब एक इलास्टिक मटेरियल से सॉफ्ट मटेरियल से टच हुई तो उनकी जो एम्प्लीफिकेशन है वो ज़्यादा बढ़ जाती है उन लेयर्स की पीक ग्राउंड एक्सीलरेशंस की। वो किस तरह से बढ़ी कि फिगर कंपेयर्स द एक्सीलरेशंस रिकॉर्डेड एट एडजेसेंट साइट्स कि ये हमारे पास अर्लियर एक्सीलरेशंस थी बियॉन्ड द इनसाइड द रॉक्स बेड रॉक्स के अंदर, जिनकी इंटेंसिटीज जो है वो पीक एक्सीलरेशंस भी कम थी और ड्यूरेशन जो है वो भी कम था। लेकिन जैसे ही ये लेक बेड की तरफ ये सॉफ्ट सॉइल के अंदर ट्रांसफर हुई पीक एक्सीलरेशंस और इनकी ड्यूरेशन जो है वो दोनों सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गए, जिसकी वजह से जो है वो और मैक्सिको सिटी वाज अराउंड 400 किलोमीटर फ्रॉम द एपीसेंटर कि ये 400 किलोमीटर एपीसेंटर के ऊपर था
तो फिर भी जो है वो पीक एक्सीलरेशन की वजह से एक सिग्निफिकेंट जो है वो डैमेज हुआ, होल सिटी जो है वो अफेक्ट हुआ। These waves basically किस तरह से modify हुई इस फॉर्म से, इस फॉर्म के अंदर these were amplified about 5 times by the elastic characteristics of the old lake bed deposits and generally modified ground motion with energy predominantly in the period range of 2 to 3 seconds। कि पीक एक्सीलरेशन जो हैं वो हमारी चली तो 2 से 3 थी सिर्फ, लेकिन इनकी इंटेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई थी, 5 टाइम्स हायर जो है वो आपकी एम्पलीट्यूड के जो है पीक वाइब्रेशंस या एक ग्राउंड मोशंस जो है वो जनरेट हुई, जिनकी वजह से जो है एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट जो है उस वेव्स का हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर या उस पूरे सिटी के ऊपर फेस किया गया। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर बेसिकली इज द एनर्जी या डायरेक्शनलिटी इफेक्ट। डायरेक्शनलिटी इफेक्ट बेसिकली क्या कहता है कि एनर्जी इज नॉट रिलीज इंस्टेंटेनियसली अलोंग द फॉल्ट सरफेस, कि फॉल्ट का जो सरफेस है उसके सराउंडिंग में सडनली जो है वो एनर्जी रिलीज नहीं होती, रादर फ्रैक्चर इनिशिएट्स एट सम पॉइंट एंड प्रोपेगेट्स इन वन और बोथ डायरेक्शन, कि यहाँ पे एक फ्रैक्चर जनरेट होता है और वो फ्रैक्चर बेसिकली प्रोपेगेट करता है इन वन और बोथ डायरेक्शन, यानी एक रॉक ये है, एक रॉक ये है। यहाँ पे आपके पास स्लिपेज की वजह से फॉल्ट लाइन के ऊपर एक स्लिपेज अपीयर हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पे एक रप्चर डेवलप हुआ। उस रप्चर के बाद आया ये दोनों लेयर्स जो है बेसिकली वो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है या कोई एक लेयर मूव कर रही है। देयर इज एविडेंस इन मेनी केसेस द फ्रैक्चर डेवलप प्रीडोमिनेंटली इन वन डायरेक्शन, कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑब्जर्व किया गया कि फ्रैक्चर जो है वन डायरेक्शन के अंदर डेवलप होता है, यानी एक साइड जो है मूव कर रही होती है। इन दिस केस द लोकेशन ऑफ द साइड विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ रप्चर प्रोपेगेशन कैन इन्फ्लुएंस द लोकल ग्राउंड मोशन कैरेक्टरिस्टिक्स। कि फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं कि ये हमारा एक रॉक था, ये सरफेस लाइन है, फॉल्ट लाइन है, और ये हमारे पास एक रप्चर लेंथ है बेसिकली, और ये डायरेक्शन ऑफ फ्रैक्चर प्रोपेगेशन है। इस केस के अंदर हम ऑब्जर्व क्या करते हैं कि इसका जो लोअर स्ट्रीम है वहाँ पे बेसिकली जो है वो आपकी अपर या पीक एक्सीलरेशंस फॉर द शॉर्टर ड्यूरेशन जो है वो अपीयर होती हैं, लेकिन इसका जो अपर स्ट्रीम है पॉइंट बी, वहाँ पे जो है वो शॉर्टर पीक एक्सीलरेशन की लॉन्गर रन पीरियड के लिए जो है वो वेव्स जनरेट होती हैं। तो ये हमारे पास जो डायरेक्शन का जो इफेक्ट है बेसिकली कि जो डायरेक्शन ऑफ फ्रैक्चर प्रोपेगेशन किस तरह से हमारी वेव्स को ट्रांसमिट करता है या अफेक्ट करता है, वो हम यहाँ से इस मैकेनिज्म से समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये था डायरेक्शनली इफेक्ट था, पहले उससे पहले जो है वो सॉइल का इफेक्ट था, उसके बाद डायरेक्शन का इफेक्ट था। नाउ वी हैव अ जियोग्राफिकल कंडीशन कि जियोग्राफिकल एम्पलीफिकेशन के एक लोकेशन हमारे पास जो है वो लेट्स सपोज इन द वैली है, दूसरा जो है वो ऑन द अप ऑफ द माउंटेन है। तो उस केस के अंदर हमारे पास जो है वो किस तरह से डेवलप होती हैं जियोग्राफिकल फीचर्स मे हैव अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन द लोकल इंटेंसिटी ऑफ ग्राउंड मोशन। इन पर्टिकुलर स्टीप रिजेस may amplify the base rock accelerations by resonance effects in a similar fashion to a structural resonance of buildings, कि जो buildings या कोई भी structure आपका top of the mountain है वहाँ पे जो है वो steep ridges के ऊपर है, resonance effects की वजह से आपकी जो base rocks हैं या accelerations हैं वो ज़्यादा higher हो जाती हैं। A structure built on the top of the ridge may thus be subjected to a higher intensified shaking. This was graphically represented during the earthquake 1985 M7.8 Chilean earthquake, जो ऑब्जर्व किया गया कि एक पहाड़ी या बेड रॉक के ऊपर, हार्ड रॉक के ऊपर आपका स्ट्रक्चर है, वो बेसिकली आपकी जो वेव्स हैं, ग्राउंड मोशन एक्सीलरेशंस हैं, वो एक एम्पलीफाई हो जाती हैं, इंक्रीज हो जाती हैं उस जो मटेरियल की वजह से, जिसकी वजह से जो टॉप ऑफ द माउंटेन स्ट्रक्चर्स हैं वो हायर पीक ग्राउंड एक्सीलरेशंस को फेस कर रहे होते हैं बनस्बत जो डाउनवर्ड स्ट्रक्चर होता है। यही चीज़ है एट द कैनाल बीगल साइट planned housing development resulted in identical 4 or 5 story reinforced concrete building frame apartments with masonry infill panels being constructed in the same direction। यहाँ पे हमारे पास जो है वो टॉप रिजेस के ऊपर 2 बिल्डिंग्स थे जो कि हम कह सकते हैं कि फ्रेम स्ट्रक्चर थे, और वही जो है एक हमारे पास डाउनवर्ड में इन द वैली बना हुआ था। जब अर्थक्वेक अपीयर हुआ तो यहाँ पे दोनों स्ट्रक्चर जो है वो एक्सटेंसिवली डैमेज हो गए, लेकिन जो डाउनवर्ड स्ट्रक्चर था वो बेसिकली हमारा कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं हुआ। इस केस के अंदर हम इन दोनों चीज़ों को या इस पूरे मैकेनिज्म को हम कंसिडर करते हैं द एम्पलीफिकेशन बेसिकली इज द मेजर रोल, जो एक जियोग्राफिकल एम्पलीफिकेशन किस तरह से हमारी पीक ग्राउंड एक्सीलरेशंस को अफेक्ट करता है और वेव्स वगैरह की जो प्रोपेगेशन है वो उससे ज़्यादा हो जाती है और हमारे स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज हो जाते हैं। नाउ वी हैव अटेन्यूएशन रिलेशनशिप्स।
Attenuation relationships basically are, how we can say that the attenuation relationship means the reduction of any type of intensities or forces, कि हम किस तरह से उनको रिड्यूस करते हैं या कंसीडर करते हैं, कि उनके लिए डिफरेंट लॉज या रिलेशनशिप्स क्या बनाए गए। की एलिमेंट इन द प्रिडिक्शन ऑफ सीस्मिक रिस्क एट अ गिवन साइट इज द अटेन्यूएशन रिलेशनशिप, के डिफरेंट रिलेशनशिप्स डेवलप किए गए कि प्रिडिक्शन हम सीस्मिक रिस्क की किस तरह से करते हैं, गिविंग द रिडक्शन इन पीक ग्राउंड एक्सीलरेशन विद डिस्टेंस फ्रॉम द एपिसेंटर, कि स्ट्रक्चर जितना एपिसेंट्रल डिस्टेंस से अवे है या उससे दूर है, आपका एक रिडक्शन डेवलप होती है पीक ग्राउंड एक्सीलरेशंस के अंदर, और वो बेसिकली आपका एक अटेन्यूएशन रिलेशनशिप कहलाता है, जिसकी वजह से जितना आप एपिसेंट्रल डिस्टेंस से दूर स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं, कंसीडर करते हैं, ये आपका रिलेशनशिप बेसिकली जो है वो सीस्मिक एनालिसिस के अंदर